मतलब है तुम्हारा कि मैं उसका ध्यान नहीं रख सकता? मैं उसका डैड हूँ पैट्रिशिया। मेरे डैड मेरी मोम पर चिल्ला रहे थे और मैं चुपचाप सुन रहा था। क्या वाकई सिर्फ तुम करती हो? क्या बकवास है ये? बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकता। अब मेरा वकील ही तुमसे बात करेगा। उन्होंने काफ़ी गुस्से में अपना फ़ोन पटक कर वहीं पर रख दिया और फिर उस खंबे पर बहुत ज़ोर से लात मारी। और वहीं पर खड़े होकर अपनी आंख बंद कर कर वो अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगे। फिर वो अपनी गाड़ी की सीट पर आकर बैठे तो मैंने उनसे पूछा, क्या आप दोनों की लड़ाई चल रही है? फिर मेरे डैड ने मेरी तरफ दुखी मन से कहा और बोले, क्या तुम थोड़े वक्त तक मेरे साथ रहोगे? ठीक है, शुक्रिया बेटे। तो हम आज की रात किसी मोटल में गुजारेंगे और कल सुबह की फ़्लाइट से ही बर्लिन चले जाएंगे। क्या मोम भी हमारे साथ चलेंगी? शायद इस बार नहीं। हम खाली और अंधेरे हाईवे पर चल रहे थे। मैं रास्ते में आ रहे पेड़ पौधों को देख रहा था। अचानक मेरे डैड ने बाई ओर गाड़ी मोड़ ली और उस रास्ते पर थोड़ी दूर हमें एक लाल रंग की रोशनी दिखाई दी। वो गाड़ी को उस ओर ले जाने लगे और उसके पास आकर गाड़ी उन्होंने रोक दी। वो एक मोटेल था। हम गाड़ी से उतरे और उन्होंने कहा, चलो आज की रात यहीं गुजारते हैं, फिर हम तुम्हारे दादा के घर चलेंगे। वहाँ हमको गर्मियों की छुट्टियाँ बिताकर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उबासी लेते हुए अपना सर हिलाकर हाँ कहा। फिर हम रिसेप्शन की ओर बढ़ने लगे। वहाँ पर एक गोल चेहरे वाला मोटा आदमी बैठा हुआ था। शायद किसी हादसे की वजह से उसकी एक आंख खराब थी। उसने पहले ऊपर नीचे देखा और फिर हमसे कहा, हमारे पास कमरा नहीं है। हे प्लीज़, हम गाड़ी में नहीं सो सकते? प्लीज़ हमें यहाँ जगह दे दो। ऐसा कहते हुए मेरे डैड ने $100 का नोट निकाल कर उसकी डेस्क पर रख दिया। उस आदमी ने पैसे उठा लिए और हमें कमरे की चाबी दे दी। उस चाबी पर लिखा था रूम नंबर 9। मेरे डैड ने उससे पूछा, क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ से सीधा जाकर कोने में एक वेंडिंग मशीन है। उसके इतना रूडली जवाब सुनने के बाद मैं और मेरे डैड अपने कमरे की तरफ चलने लगे। हम कमरे नंबर 9 के आगे आकर रुक गए। ल्यूका, तुम जाकर बिस्तर पर लेट जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है? यस डैड। मैं अंदर गया, अपनी जैकेट उतारी और मैंने कमरे को देखा। उस कमरे में 2 बेड अलग अलग लगे हुए थे और मैं जानता था कि मेरे डैड को आधी रात के बीच में उठकर बाथरूम जाने की आदत है। मैं नहीं चाहता था कि उनकी वजह से मेरी नींद खराब हो, इसलिए मैं दरवाजे के साथ वाले बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैं आधी नींद में था जब मैंने दरवाज़ा खुलते हुए सुना। ये सोचकर कि शायद मेरे डैड होंगे, मैंने कहा, अब मुझे भूख नहीं लग रही, मैं सोना चाहता हूँ। मैंने उनके जवाब आने का इंतज़ार किया, लेकिन जब 5 मिनट हो गए और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, मैंने अपनी आंखें खोली और बुरी तरह डर गया। एक औरत मेरे पैरों के पास बैठी मुझे देख रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा और मैं मर जाऊंगा। जिस तरह से वो मेरी आंखों में देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मुझे पैरालिसिस होने वाला है। उसके मुंह के आगे आते बाल और उसके नुकीले दांत उसे और भी डरावना बना रहे थे। उसकी नीली आंखें हिल भी नहीं रही थी, पर जैसे ही मैंने उसकी गर्दन देखी, मेरी सांस अटक गई। उसने अपनी काली चोटी अपने गले में लपेट रखी थी। उसने मुझे देखकर एक शैतानी मुस्कान दी और चिल्लाने के लिए मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं निकली। मुझे डरता हुआ देखकर उसने भी मुझे और डराने के लिए अपना मुंह खोला और उसने उस मुंह से अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली। वो अपनी ही चोटी से अपना गला घोंटने लगी। दम घुटने की वजह से उसकी आंखें और जीभ बाहर आ गई। उसका चेहरा नीला पड़ गया और तभी मेरे डैड ने आके कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही लाइट चली, मैंने खुद को कमरे में अकेला पाया। वो औरत कमरे में कहीं भी नहीं दिख रही थी। मुझे बिस्तर पर डरा हुआ देख और ऐसी लंबी लंबी सांसें लेते हुए देख मेरे डैड ने मुझसे पूछा, ल्यूकस, क्या तुम ठीक हो? कुछ समय तक मेरी आवाज़ नहीं निकली। मैंने अपने डैड को सिर्फ अपनी डरी हुई आंखों से देखा। मेरे डैड मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर पूछे, हे हे क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? वो वो मेरे साथ बिस्तर पर बैठी हुई मुझे देख रही थी। क्या? कौन? क्या जब मैं यहाँ नहीं था तो क्या कोई और आया था? नहीं, मैंने अपनी आंखें खोली और वो सामने ही थी। मेरे डैड ने पूरा कमरा छान मारा और फिर बाथरूम भी, लेकिन वो जा चुकी थी। हवा में कहीं गुम हो चुकी थी। मुझे लगता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा है बेटे। वो दिखने में कैसी थी? बहुत बुरी। बहुत बुरी से तुम्हारा क्या मतलब है? उसका चेहरा नीले रंग का था और उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। उसकी लंबी चोटी उसके गले से लिपटी हुई थी। मेरे डैड शक की नज़र से उस कमरे को देखने लगे। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, चलो थोड़ा सो जाते हैं।
हमने वेंडिंग मशीन से निकले हुए कुछ स्नैक्स खाए और हम सोने चले गए। मुझे याद नहीं है कि उस वक्त कितने बजे थे, पर लेकिन मेरी नींद एक डरावनी आवाज़ से खुली। अचानक लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और अलमारी के दरवाजे खुद हिलने लगे। मैंने चिल्लाकर अपने डैड को आवाज़ लगाई, लेकिन वो भी उठकर ये सब देख रहे थे। ये क्या हो रहा है डैड? कुछ नहीं, बस लाइट की दिक्कत है बेटे, तुम डरो मत। वो लाइट कुछ देर और झिलमिलाई और फिर बल्ब फट गया। उस कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया। खिड़की से आती चांद की रोशनी हमें कुछ कुछ देखने में मदद कर रही थी। अचानक कमरे के एक कोने से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। मेरे डैड ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, कौन कौन हो तुम? कहाँ हो तुम एमिली? हर जगह। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़ोर से हवा अंदर आने लगी। हमारी आंखें दरवाजे पर ही गड़ी थी। हमें लग रहा था कि वो औरत वहाँ से निकल कर आएगी, लेकिन वो उस अंधेरे कोने से भागते हुए हमारे पास आने लगी। एक खौफनाक मुर्दा औरत जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ हमारे गले को पकड़ने के लिए बेताब थे। मैं चिल्लाया। डैड और मैंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और आंखें बंद कर ली। हम दोनों अपनी दर्दनाक मौत का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तभी एकदम सब कुछ शांत हो गया। हमने अपनी आंखें खोली और वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। मेरे डैड ने एक और सेकंड भी वहाँ नहीं बिताया। हमें अपना सामान बांधा और वहाँ से निकल गए। तुम बाहर आ सकती हो वांडा। $100। हे भगवान, ये लोग कितने पागल हैं। इस रात के तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाओ। मैं जाकर स्पेशल इफेक्ट चेक करती हूँ। तुम इस बार उनको कमरा नंबर 8 देना। मेरे लिए खुफिया दरवाजे से निकल कर आना आसान रहेगा। इस तरफ। इस तरफ आइए।